है, कहता है कि मिलिट्री डिफीट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी सफर मेजर रिवर्सिस। कुछ वार हुई, वो कौन कौन सी वारें हुई, डेटें याद रखनी है। अफगान वार, एंग्लो वार, क्रीमियन वार। कब कब हुई, डेटें पढ़ लेना एक बार। बोला गया कि जो बिगिनिंग था रिवोल्ट का, आपसे कोई पूछे कि 1857 का रिवोल्ट जो था सबसे पहले वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, बैरकपुर से स्टार्ट हुआ। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, जो बंगाल की बात कर रहा है। ठीक है, क्यों स्टार्ट हुआ, उससे राइफल की बात हो रही थी, राइफल कार्ट्रिजेस जो आजकल के खोलते थे ना, उसके ऊपर मास्क लगा होता था, उधर स्टार्ट हुआ ये रिवोल्ट। बाद में चलते चलते कहाँ पे पहुंचा ये, 24 अप्रैल 1857 में ये रिवोल्ट मेरठ जो 58 किलोमीटर है दिल्ली से, वहाँ पे देखने को मिला। आपको दिख रहा पेज खोले हुए हैं, हाँ मैं आपको पेज रीड कर रहा हूँ। बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ द रिवोल्ट की बात करें, कहता है 10th में द रिबेलियस सोल्जर ऑफ मेरठ किल्ड देयर सुपीरियर, फ्रीड द इम्प्रिजन सोल्जर एंड मार्च टू दिल्ली वेयर दे प्रोक्लेम टू एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह, लास्ट मुगल था जो एज द एम्परर ऑफ इंडिया। कौन, बहादुर शाह। तो जाने कि जहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ा था गुड गवर्नेंस एक्ट, जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की बात खत्म करने की बात की थी। ठीक है, उन्होंने कहा था हम आपके रिलीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, आप हमारा साथ हो। अंग्रेज कहते थे इंडियन वालों को, हमारा साथ हो, हम आपको कभी आपको आज़ाद कर देंगे हम। तो ये चीज़ें चलती आ रही थी। व्हाट अ रियल पावर जो थी वो जनरल बख्त खान, जिसकी वजह से क्या हुआ, हु हैड लेड द रिवोल्ट ऑफ बरेली ट्रूप एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली। और जून 1857 में झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, इलाहाबाद, जाने कि हर एक स्टेट में ये विद्रोह फैलता जा रहा था, लड़ाइयाँ। रानी लक्ष्मीबाई भी देखने को मिली, ये लड़ी कहाँ से, झांसी से लड़ी अंग्रेजों के साथ। उसके बाद अगर रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ी, इसको एक बंदा था ह्यूज रॉस, जिसके साथ ये लड़ रही थी। ह्यूज रॉस ने इसको क्या बोला था कि अब तक की जो ग्रेटेस्ट मिलिटेंट है वो रानी लक्ष्मीबाई है। आज से क्वेश्चन आता है पेपर में कि ग्रेटेस्ट मिलिटेंट रानी लक्ष्मीबाई को किसने बोला था, ह्यूज रॉस ने बोला था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे वाले पेज पे चले अगर हम, तो बोला गया यहाँ पे कि द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द कॉमन मासेस वर इमेंस एंड इन्यूमरेबल। द नेम ऑफ शाह माल एक लोकल विलेजर था, ठीक है, जहाँ पे इसके द्वारा कुछ रिवोल्ट देखने को मिले हमें। परगना ब्रॉड जो जगह है उत्तर प्रदेश में, ही ऑर्गेनाइज हेडमैन एंड पीस एंड 84 विलेजेस मार्चिंग एट नाइट फ्रॉम विलेज टू विलेज, पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश hegemony. The people attack government building, destroy the bridges over the river, dug up metal road partially to stop government forces from coming into the area and partially because bridges and road were viewed as symbol of the British rule. तो जाने की लड़ाई चल रही थी, पुल तोड़ रहे थे, ठीक है, गांव पे अटैक हो रहे थे। शाह महल ने जहाँ पे क्या किया, सेंट सप्लाई टू द म्यूटनीर इन दिल्ली एंड प्रिवेंट ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश हेडक्वार्टर एंड मेरठ जो दिल्ली में है। अनफॉर्चुनेटली 1857 जुलाई में शाह माल को क्या किया, मार दिया गया। किसके द्वारा, एक इंग्लिश ऑफिसर था, उसका नाम था डुनलैप। इट इज alleged that Shah Mal's body was cut into pieces and his head displayed on जुलाई 21, 1857 टू टेरिफाई द पब्लिक। लोगों डराने के लिए अंग्रेजों ने उसको क्या किया, मार दिया। और काफ़ी साल तक ये रिबेल लगातार चलता रहा। तो क्या कर रहे थे, उनका काम था लड़ाई करना, मार रहे थे। उसके बाद इसके कुछ फेलियर के क्या कारण थे, फेलियर के कारण ये थे कि यूनिटी नहीं थी। जो बंदे लड़ रहे थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बीच यूनिटी नहीं थी, उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं थे, प्रॉपर बंदूकें नहीं थी उनके पास, जिसकी वजह से वो एडवांस उनके पास वेपन नहीं थे, वो अटैक कर सकते अंग्रेजों के ऊपर। ये था इसके फेलियर का कारण, किसका, 1857 के रिवोल्ट का। बोला गया कि वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट एंड इस सप्रेशन की बात करें तो क्या क्या बातें बोली गई यहाँ पे। ऐसे मॉडल देखो क्या थे, शॉर्ट, प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं थी, यूनिटी की जहाँ पे लैक था, प्रॉपर तरीके से यूनिटी नहीं थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अटैक देखने मिले थे और उनके द्वारा अटैक किया गया। ग्वालियर, हैदराबाद, जोधपुर, कुछ ये रीजन आपके लिखे गए हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा गया कि रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, जो रिवोल्ट के रिजल्ट थे, ये क्या रिजल्ट थे, क्यों जो क्वीन थी टुक ओवर द रूल फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन अभी जहाँ पे शासन कर रही थी, जो क्वीन थी अंग्रेजों की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का इन एक्ट देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल को
टाइटल दे दिया गया, वाइसराय का टाइटल दिया, यानी कि जैसे मैं अंग्रेज हूँ तो जो अंग्रेज बंदे बैठे होंगे वो मेरे को गवर्नर जनरल बोलेंगे, इंडियन बंदे जो बैठे होंगे वो मेरे को वाइसराय बोलेंगे, ये मतलब था इसका। तो गवर्नर जनरल को टाइटल दे दिया गया वाइसराय का, और एक न्यू जो पोस्ट थी सेक्रेटेरिएट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये सेक्रेटेरिएट ऐसा था जो कहाँ बैठता था, लंदन में बैठता था, इंडियन हाउस ऐसे बोल सकते हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बड़े बड़े मेन पर्सनालिटी थे वो क्या करते थे, अपनी बुकें पब्लिश करते थे और बुक के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक थ्योरी में क्या कहा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हुआ कि ये अंग्रेज जितना भी अटैक कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया से धन लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का ये मतलब था। आपसे पेपर में क्वेश्चन चलाना इंपॉर्टेंट है। पेपर में लाइन ये निकली कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को सपोर्ट किसने किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने दी। ड्रेन ऑफ वेल्थ को सपोर्ट किसने किया, आर.सी. मंजूमदार ने इसको सपोर्ट किया। ऐसा क्वेश्चन पेपर में निकल के आता है। उसके बाद आता है कि दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, और उस बुक में उन्होंने क्या, कौन सी बुक थी वो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बुक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो घर में जाओ इन लाइनों को जरूर लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बुक वाज रिटन बाई दादा भाई नौरोजी। आगे आया कि इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट 1857 का क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो इम्पैक्ट की बात करें तो देखो, इम्पैक्ट यही होगा कि हर बच्चे में एक नेशनलिज्म जागेगा, हर बच्चे में नेशनलिज्म जागेगा, और हर किसी को लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और जहाँ पे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो लीडर थे, इनके द्वारा भी लोगों को इंस्पायर किया गया और बोला गया कि हमें जैसे कैसे होके आज़ादी लेनी ही लेनी है, ये बातें बोली गई। फिर आपको जहाँ पे ब्रिटिश जो पॉलिसी थी, ये लोगों को धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होगी। फिर एक और एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का आया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, एंड इट एबॉलिश द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द कंट्री। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रूल कर रही थी इंडिया में, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और जहाँ पे रूल किसका चल रहा था, अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल चल रहा था, ये देखने मिला। नेचर ऑफ रिवोल्ट की बात करें, ठीक है, क्या नेचर था, इसको किसी ने नेशनल राइजिंग कहा। पेपर क्वेश्चन आता है, जो लाइन इंपॉर्टेंट डॉट पैन के साथ लिखी गई है। कहता कि 1857 का जो रिवोल्ट था, इसको नेशनल राइजिंग बोला। किसने बोला, ऑप्शन लिखे होंगे, बेंजामिन डिसरेली ने बोला। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, वी.डी. सावरकर ने बोला, इंपॉर्टेंट है। अ फ्यूडल आउटबर्स्ट लेड बाई फ्यूडल चीफ, जे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया। अ सिपाही म्यूटनी, जॉन लॉरेंस से बोला। और किसी ने बोला कि कन्फ्लिक्ट है बिटवीन सिविलाइजेशन और बारबेरिज्म के बीच, ये टी.आर. होम ने बोला। और इसको कुछ कॉमन लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि एक असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद एक बुक थी, ये लिखी गई थी सर सैयद अहमद खान ने उर्दू में 1859 ने। इसमें भी रिवोल्ट को डिस्क्राइब किया गया है। ये पेज आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी बता रहा हूँ। ये सारे लाइनें आपकी एक एक क्वेश्चन पेपर में निकलता है यहाँ से। पीछे तो चलो वो तो इसमें से थोड़ी निकला, जिसमें बोला कि इम्पैक्ट 1857 उनका रिवोल्ट क्या बड़ा, लोगों के बीच नेशनलिज्म जागा। ये पेपर थोड़ी पूछेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है कि क्या क्या हुआ, ये समझने के लिए है। आगे कुछ यहाँ पे बात करें, फेमस लीडर की बात करें। देखो 1857 के रिवोल्ट में कौन कौन से लीडर थे, कोई पूछे। कानपुर से नाना साहेब लड़ रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे तांत्या टोपे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि तांत्या टोपे का नाम क्या था ओरिजिनल, ऐसे आया पेपर में क्वेश्चन। उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम था। ये ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने जिंदा पकड़ लिया था। रामचंद्र पांडुरंग नाम था तांत्या टोपे का। ये ऐसे थे जिनको जिंदा पकड़े थे, ये भी लड़ रहे थे। लखनऊ से बेगम ऑफ अवध हजरत महल, इनकी हेल्प कर रहे थे जमींदार और सिपाही, ये लड़ रही थी। कानपुर वाला इंपॉर्टेंट है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, जो एक विधवा क्वीन थी। आता पेपर में क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का क्या नाम था, गंगाधर राव। क्या नाम था, गंगाधर राव। 2 सेकंड, इनका हस्बैंड का नाम नहीं था, इनके फादर का नाम था ये गंगाधर राव जी। इनके साथ कौन दे रहा था, तांत्या टोपे साथ दे रहे थे। बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे थे, बरेली से बहादुर खान लड़ रहे थे। इंपॉर्टेंट है कानपुर, झांसी, बिहार, बरेली, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और पढ़ने हैं तो और भी जहाँ पे लिखे गए हैं। आपसे तो पूछे कि जो कानपुर में
ठीक है, रिवोल्ट हुआ, नाना साहेब लड़ रहे थे, इनके साथ एक कौन से अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे? कैंपबेल अंग्रेज था वो। लखनऊ से जो बेगम हजरत महल लड़ रहे थे, ये कौन से अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे? हेनरी लॉरेंस उनका नाम था। झांसी जो लड़ रही थी, किसके साथ लड़ रही थी वो? ह्यूज रॉस के साथ लड़ रही थी वो। अंग्रेज कौन था वो? ह्यूज रॉस, जिसने कहा था ग्रेटर मिलिटेंट जो है वो कौन है? रानी लक्ष्मी भाई, ये बोला था। रानी लक्ष्मी भाई के साथ कौन था? और साथ देने वाला तांत्या टोपे थे, इनको जिंदा पकड़ा गया था। इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है जी, पढ़ने हैं जी, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें कुछ और फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर, जैसे लियाकत अली खान की बात करें, देवी सिंह की बात करें, मौलवी मोहम्मद उल्लाह की बात करें, तो ये कहाँ से थे, उनकी प्लेस भी थोड़ी सी याद रखिए और पुराने हिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए, आपको खुद पता चल जाना कि पेपर में क्या क्या वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। आगे चले हम जहाँ पे, अगर बाकी ये लिखा क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, जितना पढ़ेंगे नहीं हम। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857, बहादुर शाह जफर बागे रंगून चले गए, नाना साहेब बागे नेपाल चले गए, बेगम हजर महल बागे नेपाल चले गए, तात्या टोपे को पकड़ा गया और उनको लटका दिया, फांसी दे दी गई तात्या टोपे को, लिखा गया कैप्चर एंड हैंग। और रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई रानी लक्ष्मीबाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बागे कोई कहाँ गया, किसको हैंग किया और किसको जहाँ पे मारा गया। आगे आई सेफ्टी वेल्व थ्योरी, आई 1857 रिवोल्ट की सेफ्टी वेल्व थ्योरी। सेफ्टी वेल्व थ्योरी जो क्या थी, इसने थ्योरी में सिर्फ इतना सा बोला, एक आईएनसी की बात की गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने की बात की गई। अंग्रेजों ने कहा सेफ्टी वेल्व थ्योरी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम ऐसे मसल के रख देंगे। ये कौन सी पहले बड़ी बड़ी इन्होंने पॉलिसी करी, इनको ये थोड़ी पता कि आईएनसी सबसे बड़ी है अभी। ये आईएनसी ऐसी है जिसकी वजह से देश हमारा आज़ाद होगा अभी। और जो सेफ्टी वेल्व थ्योरी थी, इसको किसके द्वारा लाया गया? पेपर में क्वेश्चन पूछे तो A.O. ह्यूम के द्वारा लाया गया। A.O. ह्यूम जो एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर, उनके द्वारा लाया गया, जो आल्सो फाउंडर है किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर है। इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई, सेफ्टी वेल्व थ्योरी। आप बोलोगे इस थ्योरी में क्या बोला गया? इस थ्योरी में सिर्फ इतना सा बोला उसने कि 1857 का रिवोल्ट जो एक बार हो गया, दोबारा ना हो ऐसा रिवोल्ट। हम नहीं चाहते ऐसी लड़ाइयाँ दोबारा हो, हम नहीं चाहते ऐसा रिवोल्ट दोबारा हो। ये बोला गया था सेफ्टी वेल्व थ्योरी में कि 1857 का रिवोल्ट, इस तरह से रिवोल्ट दोबारा ना हो, ऐसा बोला गया था इसमें। ठीक है, बाकी आगे देखिए। उसके बाद बाकी आगे क्या चला, थोड़ी सी अभी लोगों में जागरूकता आई, और लोगों में जो जागरूकता आई और उस जागरूकता में बोल सकती हो उसमें क्या क्या हुआ। मॉडरिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, कौन कौन आए? मॉडरिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन इरा। आगे आपकी हिस्ट्री जे स्टार्ट होगी अभी, और इसमें से क्वेश्चन बड़े निकलते हैं। मॉडर्निस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन इरा। जो मॉडर्निस्ट थे ये क्या थे? 1885 से लेकर 1905 में देखने को मिलेंगे आपको। 1885 से लेकर 1905 तक देखने को मिलेंगे आपको। और जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे ये 1905 से लेकर 1917 तक देखने को मिलेंगे। और जो गांधीयन इरा आएगा वो प्रॉपर तरीके से देश को आज़ाद करके वो 1917 से लेकर 1947 तक देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है इसके पीछे मैंने जब बताया था आपको एक दिन, जैसे 1885 लिखा हुआ है, तो 1884 में वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच में क्या बोला गया कि जो एजुकेशन होगी वो अपनी लैंग्वेज में होगी। अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि हम इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। हर बंदे को क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश एजुकेशन सीखना पड़ेगी। आपको पता है जब सभी लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन सीख ली, जो कोई सफर कर रहा होगा उस टाइम चर्चा तो यही चल रही थी, देश को आजाद कैसे करना है। जो भी गाड़ी में बैठता डिस्कशन करता, जो भी कहीं दिखता डिस्कशन करते, जो भी मिलता बातें करते आपस में। तो जैसे जैसे बातें करते गए ऐसे उनको जागरूकता आई हमारे इंडियन के लोगों में कि देश को आजाद करवाना ही करवाना। अंग्रेजों से जैसे कैसे करके, अंग्रेज तो बड़े चालाक थे, वो तो ऐसे इंग्लिश एजुकेशन थोप के रख दी। उन्होंने बोला कि इनको करते हैं डाउन, थोड़ा जो होगा देखा जाएगा, ताकि जे मतलब कि उनको डीमोटिवेट करने की बात कर रहे थे। तो आपको बताया मैंने कि 1 लाख खर्च किया था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो जहाँ पे एक ऐसे बोलते होते पॉलिटिकल यूनाइट ना रहे इंडियन वाले, तो ये सारी पॉलिसी उनकी चल रही थी। तो और बात करें यहाँ पे जाने की, कुल मिला के बात करें कि नेशनलिज्म अभी लोगों में जाग चुका था। एक जहाँ पे वाइसराय हुए उनका नाम था लिटन, LYTUN, लिटन। ये बंदा बड़ा खतरनाक था। इस बंदे ने क्या कहा, इसको रिएक्शनरी वाइसराय भी बोलते हैं। इसने ये कहा जब हमारे इंडियन में अकाल चल रहा था, अकाल फैमिन, अकाल चल रहा था, इसने कहा उस टाइम क्यों विक्टोरिया आ रही थी उस टाइम दिल्ली दरबार में,
कौन आ रही थी? क्वीन विक्टोरिया। इसने क्या किया, वो दिल्ली दरबार पूरा पूरा सजा दिया। जैसे अभी जो मीटिंगें चल रही हैं, ठीक है, क्वाड की मीटिंग चल रही है वगैरह वगैरह, तो अभी दिल्ली में सजाया इस टाइम उसे सजा कर रख दिया। ये नहीं इसको दिख रहा था कि भाई इंडियन वाले अभी इस वाले ऐसी सिचुएशन में है, तो हमें कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए। यानी कि फालतू के पैसे उधर खर्च कर लिए इसने, इंडियन के बारे में कुछ सोचा नहीं। तो उसके बाद और बात करें यहाँ पे हम, एक चीज और लिख देना, रानी लक्ष्मीबाई को जो रानी टाइटल था ना, जो केसरी हिंद में मिला था 1876 में, केसरी हिंद। और इसी पीडिया में लिखा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का ये एक्ट ये था कि इसमें बोला गया कि न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेज में होंगे, लोकल लैंग्वेज में। और लिटन एक ऐसा बंदा था, उसने कहा अगर न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा देखने को मिला, सबसे पहले आपने न्यूज़पेपर की कॉपी मेरे को देनी है। अगर इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा आपने लिखा, उस पर ताला लगा देंगे, जहां पर न्यूज़पेपर छप रहा है उस बंदे को हम सजा देंगे, उस बंदे को मन चाहा मार भी देंगे हम। ये कहा लिटन ने, तभी इसको बोलते हैं रिएक्शनरी वायसराय, बड़ा खतरनाक था ये। फिर आया आर्म एक्ट 1878 का आया, कॉपी भी लिखो, आर्म एक्ट 1878 का आया, आर्म एक्ट 1878 का। इसमें यह बोला गया कि अगर इंडियन लोगों ने अगर राइफलें रखनी है तो उनको सबसे पहले लाइसेंस बनाना पड़ेगा, लाइसेंस रखना पड़ेगा। लेकिन उधर ही कुछ यूरोपियन लोग थे, उन्होंने कहा कि ये विदाउट लाइसेंस भी रख सकते हैं। इंडियन वालों के लिए कहा ये लाइसेंस होगा तो राइफल रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये ध्यान रखना है। तो ये चीजें सारी बोली गई। धीरे धीरे क्या हो रहा था, रेवोल्यूशन की बात हो रही थी। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन बोले तो नेशनलिज्म, इसमें 3 वर्ड ऐड कर दिए गए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। भाई एकजुट होकर रहो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, भाईचारे की भावना बढ़ाओ अगर आपने देश को चलाना है, अगर अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। तो इसमें जो चीज़ें देखने मिली हमें। उसके बाद हम बात करें आगे, लिखा गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस। तो इसमें कुछ लीडरों के नाम लिखे गए हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। एक एक बार इनको देख लेना, बाकी इतना है नहीं है कौन कौन थे इनके हेड, बाकी इनको डिटेल में देख लेंगे हम, जो लिखे ना 1-2 करके। ये बताया मैंने आपको, आर्म्स एक्ट क्या है, लिटन ने क्या कहा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो जाने कि ओवरऑल मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिन हुआ कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 में। एक इंडियन रेनेसा, एक बड़ी याद रखना, इंडियन रेनेसा, इस वर्ड का मतलब होता है हमारा रीबर्थ हुआ है, रीबर्थ। और फादर ऑफ रिनेसा जिसको बोलते हैं राजा राममोहन राय को, राजा राममोहन राय को ये ब्रह्म समाज से लिंक करते हैं। अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो अपनी इंपेरियलिस्ट पॉलिसी बनाते थे, इंपेरियल पॉलिसी बनाते थे अंग्रेज। इसका मतलब होता था कि धीरे धीरे उधर जगह पे बैठते थे, लोगों से मिलते थे, कॉलोनी बना लेते थे और लोगों को इकट्ठा करने की बात करते थे और उनको लूटने की बात करते थे। उनके पास जितना भी धन सोना होता था। ये आप याद रखना। क्या बोला मैंने, आईएनसी की फाउंडर कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, पीछे पढ़ाया मैंने। और फाउंडिंग मेंबर कौन थे? दादाभाई नौरोजी। आईएनसी के बारे में कल पढ़ाऊंगा, कल हम पढ़ेंगे टॉपिक आईएनसी का। आईएनसी के बारे में पढ़ेंगे कल कि आईएनसी में कौन मेंबर थे, कैसे कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, कैसे कैसे हमारा देश आज़ाद होगा। तो जहाँ तक आपने आईएनसी जो लिखा गया है, इससे पहले आपने पढ़ के आना कल, ठीक है, रीड करके आना आईएनसी से पहले, जहाँ से पहले पढ़ के आना आपने कल, ठीक है, आईएनसी से पहले।